जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ऐसा उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मैदान सीरीज कुमार गौरव सौरभ के द्वारा जो आयोजित किया गया और यह वीडियो एपिसोड 3 है। आप और एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं देखे होंगे, आप जाकर देख लेंगे ताकि आपको यह क्वेश्चन पूरा याद कर हो जाएगा। याद करना हमारा जिम्मेदारी है और देखना आपका जिम्मेदारी है। चलिए इसी प्यार मोहब्बत के साथ आज एपिसोड 3 का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन रहा ए, सबसे बड़ा अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ा अंतःस्रावित ग्रंथि कौन है? तो यह थायराइड ग्रंथि है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है तो आपको लीवर है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो आपको लीवर बताइएगा। और सबसे बड़ा अंतःस्रावित जो सबसे अंदर शरीर के रहता है वो सबसे बड़ा कौन सा ग्रंथि हो गई? आपको थायराइड ग्रंथि हो गया। थायराइड ये कहाँ होता है? गला में होता है। कहाँ पाया जाता है? तो गला में पाया जाता है थायराइड ग्रंथि, जिससे घेंघर की कमी से चलते थायराइड ग्रंथि में हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। आयोडीन की कमी से मनुष्य की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे बताना है कि मनुष्य में वह एक कौन सी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो आपको अग्नाशय को मिश्रित ग्लैंड के नाम से जानते हैं। मिश्रित ग्रंथि के नाम से किसको? अग्नाशय ग्रंथि को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस था और 1946 में था। सर स्टेफन फोर्ड, क्रिस अलेक्जेंडर, ये 3 लोग इसके सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष आपको पैथिक लॉरेंस था। 1946 में आया हुआ था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत क्यों आता है? तो ये संवैधानिक सुधार करने के लिए कैबिनेट मिशन आया हुआ था। संवैधानिक सुधार करने के लिए, संविधान बनाने के लिए आया हुआ था। नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है भाई? तो ये आपको मिस्र को कहा जाता है। नील नदी का देन या वरदान आपको मिस्र को कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील पूछेगा तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील कौन है? तो विक्टोरिया झील है। तो आपको विक्टोरिया झील जो है कहाँ देखने को मिलता है? तो दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है। दक्षिण अफ्रीका बोले, सॉरी। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील कौन था? विक्टोरिया झील आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है। इथोपिया देश के सबसे बड़ी झील क्या है? तो टान झील जो है, टान झील आपको इथोपिया महादेश का सबसे बड़ी टाना झील, टाना झील जो है आपको इथोपिया देश की सबसे बड़ी झील टाना झील है। टाना झील पूछेगा तो क्या बताएंगे? इथोपिया बताएंगे, इथोपिया। टाना झील किस नदी का स्रोत है? तो ये आपको नील नदी का यह स्रोत जो है, इसी से जल की प्राप्ति, टाना झील की प्राप्ति होती है, जो इथोपिया की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील के बीचों बीच कौन सी लाइन गुजरती है? विक्टोरिया झील के बीचों बीच एक लाइन गुजरती है जिसको भूमध्य रेखा बोला जाता है। और ये भूमध्य रेखा किसके से गुजरती है? तो विक्टोरिया झील से होते हुए गुजरती है विक्टोरिया झील। व्हाइट व्हाइट झील नदी कहाँ? व्हाइट झील नील नदी से निकलती है। व्हाइट नील नदी से निकलती है। व्हाइट जो है नदी जो है आपको नील नदी से निकलती है। व्हाइट नील नदी यहीं से निकलती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाइट नील और नील नदी कहाँ पर जाकर मिलती है? तो वो जो दोनों जो नदी मिलती है, व्हाइट नील और नील नदी जहाँ पर मिलती है उस स्थान को क्या बोलते हैं? खार्तुम बोलते हैं। खार्तुम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? खार्तुम बोला जाता है। जहाँ व्हाइट नील और नीली नील आपको जहाँ पर मिलती है उस जगह को खार्तुम बोला जाता है। खार्तुम बोला जाता है। विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सा? नील नदी है। विश्व के सबसे बड़ी झील पूछेगा तो नील नदी। और इस बात को ध्यान रखेंगे, मिस्र में देखा जाता है। इस नदी को बोला जाता है मिस्र का देन। नीली नील नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया? आसवन बांध बनाया गया है। नीले नील के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है? तो आपको आसवन बांध बनाया गया है। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। नासेर बांध भी यहीं पर स्थित है। ध्यान रखेंगे, नासेर बांध जो आपको देखिएगा, नासेर बांध यहीं पर स्थित है आपको भूमध्य सागर। तो नील नदी किस महासागर में गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी किस महासागर में? तो भूमध्य सागर में। नासेर बांध यहीं पर स्थित है। नासेर बांध आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से रहा है? तो ऑपरेशन जीरो आवर जो है आपको 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये शुरू हुआ था। ठीक है ना, जिसे ऑपरेशन आवर के नाम से बोला जाता है। किसी भी व्यक्ति को
शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। और देखेंगे ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय का संबंधी था। और वायसराय जो था कौन, देखा 0 आवर बोलते हैं इसको, 0 आवर। और उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिथिंगो के समय में ये शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन आपको लॉर्ड लिथिंगो के समय हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, कब स्वीकारा गया था भाई, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा गया था। और राष्ट्रगान को जो है, ये राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की अंतिम बैठक आपको 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को आपको स्वीकार किया गया था। और राष्ट्रगीत को भी स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, पहली बार पूछ रहा है कब गाया गया था, तो आपको 1996 में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम कब गाया गया था, 1996 में। तो आनंद मठ से संबंधित है, आनंद मठ में है। और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और राष्ट्रगान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है हमें कौन सी बुक से लिया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे आनंद मठ से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है, आपको बंकिम चंद्र चटर्जी, जो आपको बता दिए हैं। राष्ट्रीय गान जो है पहली बार कब गाया गया था, ये दोनों हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। तो 1911 में गान गाया गया था, गान 11। और गीत कब गाया गया था, 1896 में गाया गया था। और राष्ट्रीय गान गाया गया था पहली बार 1911 में कोलकाता के अधिवेशन में। जो कोलकाता के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते, बीसन नारायण कर रहे थे। बीसन नारायण की अध्यक्षता किया जा रहा था उसमें, जब राष्ट्रीय गान कांग्रेस के अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्षता कर रहे थे, उसी में आपको पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। गाडविन ऑस्टिन चोटी क्या है, तो इसकी ऊंचाई पूछा गया है, तो 8611 है, 8611 मीटर, 86 मीटर आपको 8611 मीटर आपको गाडविन ऑस्टिन चोटी की ऊंचाई पूछा गया है। और यह ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए गाडविन ऑस्टिन जो है, ये इसकी चोटी तो आपको याद हो चुका है, 8611 मीटर है। और गाडविन ऑस्टिन चोटी यह किस हिमालय का भाग है, तो ये आपको ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। और ट्रांस हिमालय कहाँ है, तो ये आपको लद्दाख में देखा जाता है, लद्दाख में है ट्रांस हिमालय। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 6 सदस्य होते हैं मौद्रिक नीति में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। आपको मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। 3 आरबीआई और 3 जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नर के द्वारा। उर्जित पटेल समिति, देखिए उर्जित पटेल समिति का निर्माण करने वाली जो थी, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का इसका काम करेगा। तो चलिए ये बात ध्यान रखेंगे, क्या उर्जित पटेल समिति जो गठित किया गया था, किस लिए निर्माण किया गया था, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए उर्जित पटेल कमेटी का गठन किया गया था। और मौद्रिक नीति में कुल कितने सदस्य, तो 6। 3 आरबीआई के, 3 आपको गवर्नर के होता है, 3 गवर्नर का होता है, तो 6 हो गया। और उर्जित पटेल समिति पूछ लेगा, उर्जित पटेल समिति आपको मौद्रिक स्फीति को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। मौद्रिक नीति समिति साल में 3 बार अपना रिव्यू रेपो रेट पेश करता है। आपको मौद्रिक नीति रिपोर्ट जो है आपको 6 बार जो है साल में 6 बार अपने रिव्यू रेपो रेट पेश करता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। मौद्रिक नीति समिति का हेड कौन होता है, मौद्रिक नीति समिति का हेड पूछ रहा है, तो हेड आपको आरबीआई का गवर्नर होता है। मौद्रिक नीति समिति के आपको हेड कौन होता है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास होता है, तो वर्तमान में वही है। आगे बात करते हैं। सिरका विनेगर में वो कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में आपको कौन सा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको मौलिक अम्ल पाया जाता है, मौलिक एसिड पाया जाता है। आपको सेव में आपको कौन सा अम्ल, तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में पूछेगा, टमाटर में कौन सा अम्ल है, तो ऑक्जेलरिक अम्ल पाया जाता है। आपको ऑक्जेलरिक अम्ल में क्या बनाती है, तो ये किडनी स्टोन बनाती है। ऑक्जेलरिक अम्ल जो है, ये जो अम्ल जो ज्यादा बन जाएगी तो किडनी स्टोन बने, किडनी का स्टोन बन जाता है।
किडनी स्टोन को केमिकल नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट बोलते हैं, सॉरी ऑक्जेलेट बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट बोला जाता है। किडनी स्टोन को कैल्शियम ऑक्जेलेट बोला जाता है। विटामिन B12 में वो कौन सी धातु पाई जाती है? तो ध्यान रखें, विटामिन B12 में वो कौन सी धातु पाई जाती है? साइनोकोबालामिन पाई जाती है और ये कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसका रासायनिक नाम था। तो ये कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? तो कोबाल्ट धातु पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है विटामिन B12 का। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। आपको भारत के पहले चुनाव आयुक्त किसको बनाया गया था? तो सुकुमार सेन। और 25 जनवरी 1950 को स्थापना किया गया था चुनाव आयुक्त का। और आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल किसमें? तो 324 से लेकर 329 आर्टिकल तक है। 324 से लेकर 329 आर्टिकल तक ये चुनाव आयुक्त की चर्चा किया गया है। और जिसके प्रथम जो है चुनाव आयुक्त किसको बनाया था? सुकुमार सेन। और 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग दिवस मनाते हैं, जो 1950 को स्थापना किया गया था। और आर्टिकल की बात याद रखेंगे, 324 से लेकर 329 में आपको निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी दोस्त दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पर देखते हैं दोस्त। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त महिला पहली बार कौन बनी हुई थी? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की पहली महिला कौन बनी थी? तो रमा देवी बनी हुई थी। रमा देवी जो पहली महिला चुनाव आयुक्त बनी हुई थी, रमा देवी बनी हुई है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये आपको राजीव कुमार है, राजीव कुमार। काली मृदा किस फसल के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाता है? तो काली मिट्टी में किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है? तो आपको कपास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है काली मिट्टी जरूरी है। और काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है, यह स्वतः जुताई वाले मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, रेगूर मिट्टी के नाम से। कपास मिट्टी के नाम से आपको काली मिट्टी को जाना जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। कॉमनवेल्थ पत्रिका का संस्थापक कौन थे? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का संस्थापक एनी बेसेंट जो थी। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादक कर रही थी, कॉमनवेल्थ। और एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की पहली बार अध्यक्ष बनी थी। और भारतीय महिला पूछेगा, भारतीय तो सुरीनी नायडू 1925 में बनी हुई थी, 1925 में बनी हुई थी कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा, तो सुरीनी नायडू। और इस प्रकार 3 महिला बनी हुई थी, तो नलिनी सेन गुप्ता बनी हुई है। तीसरी का महिला कौन? तो नलिनी सेन गुप्ता बनी हुई है। जीएसटी किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी जो है किसके सिफारिश पर लागू किया गया? विजय केलकर समिति के सिफारिश पर किया गया है। आपको ध्यान रखेंगे, जीएसटी किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया? विजय केलकर समिति के सिफारिश पर किया गया है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाता है, 1 जुलाई को जीएसटी। और 2017 को लागू किया गया है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी दिवस के रूप में। और जीएसटी जो समवर्ती सूची पर लगने वाला टैक्स जो है, और यह अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर है दोस्त? तो अप्रत्यक्ष है। जीएसटी दिवस आपको 1 जुलाई 2017 को से हुआ था, तो इसलिए 1 जुलाई को आपको जीएसटी दिवस मनाते हैं। और किसके सिफारिश पर मनाया जाता है? तो आपको स्थापित किया, लागू किया गया था, तो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी काउंसिलिंग का अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको फाइनेंशियल मिनिस्टर है, वित्त मंत्री जो होते हैं। जीएसटी काउंसिलिंग का अध्यक्ष कौन होता है भाई? तो ये आपको फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। जीएसटी लागू करने वाला फर्स्ट कंट्री कौन है? तो ये फ्रांस है। तो आपको जीएसटी को लागू करने वाला प्रथम देश पूछेगा, तो फ्रांस है। और भारत में जो जीएसटी लागू किया गया किस देश से लिया गया है? तो ये भारत में जो जीएसटी जो प्रणाली जो काम कर रही है, यह किस देश के प्रणाली पर काम कर रही है? तो कनाडा के देश के जो मॉडल है, उसी के मॉडल पर, ये कनाडा मॉडल पर जीएसटी काम कर रही है। और पहली बार जीएसटी आपको फ्रांस में लगाया गया था, पहली बार जीएसटी फ्रांस में। आर्टिकल 143 से संबंधित कौन सा है? तो राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से क्या लेगा? परामर्श लेगा, सलाह लेगा। तो आर्टिकल 143 से आप क्या समझते हैं? 143 राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है। और ये परामर्श सुप्रीम कोर्ट देगा तो राष्ट्रपति मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है।
जिसकी जानकारी हमें आर्टिकल 143 में प्रदान किया गया है राष्ट्रपति को। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई है? तो सैन फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हरदयाल और मोहन सिंह भाकना ने स्थापित किया था। तो गदर पार्टी एक क्रांतिकारी संगठन था। कैसा था? क्रांतिकारी था, क्रांतिकारी संगठन था जो सैन फ्रांसिस्को 1917 में लाला हरदयाल और मोहन सिंह भाकना ने स्थापित किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोमडिला दारा, दीफू दारा, कौन सा दारा? बोमडिला दारा, दीफू दारा, सेला दारा सुरंग किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है ना। अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जानते हैं। ये पूर्वोत्तर राज्य है और सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है। जनसंख्या का घनत्व जो है 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा यहाँ पर कि सबसे कम जनसंख्या में अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर बोमडिला, दीफू दारा, सेला दारा आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। पांडवानी नृत्य जो है आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित है। पांडवानी नृत्य का छत्तीसगढ़, और तीजन बाई का संबंध जो है छत्तीसगढ़, जो पांडवानी नृत्य खेलती है, नृत्य करती है। तो पांडवानी नृत्य कौन? तो आपको तीजन बाई ये छत्तीसगढ़ का पांडवानी नृत्य है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। तो ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता ये कैंडेला का मात्रक है और इस प्रकार 7 गो मूल मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता कैंडल का मात्रक है और मूल मात्रक कितने हैं? तो 7 है। चलिए बताते हैं 7 में कौन कौन से मूल मात्रक राशियां कौन कौन है। तो आपको लंबाई की मूल मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। लंबाई का मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है दोस्त? तो किलोग्राम होता है। और तापमान का मूल मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ताप का केल्विन, समय का क्या होता है? सेकेंड होता है। चलिए बात करते हैं लंबाई के मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, ताप का केल्विन, समय का सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का क्या होगा? एम्पियर होगा। विद्युत धारा का क्या? एम्पियर। ज्योति तीव्रता कैंडेला। पदार्थ की मात्रा मूलतः किसमें मापी जाती है? पदार्थ की मूलतः जो मात्रा किसमें? तो मोल में मापा जाता है। मोल में मापा जाता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, मोल में मापा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त कि हेमावती और काबिनी किसकी सहायक नदी है? हेमावती और काबिनी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की है, जो कर्नाटक से निकलती है। हेमावती, काबिनी किसकी सहायक है? आपको कावेरी की है, जो कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक राज्य से। ध्वनि कैसी तरंग है दोस्त? तो ध्वनि आपको मैकेनिक वेव तरंग है। यह तरंग इसके संचार के माध्यम की आवश्यकता होती है। यह तरंग इसके संचार के माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग में आपको संचार करने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के सबसे हाईएस्ट पीक पूछ रहा है। तो माउंट मैकले है और डेलनी रेंज जो है आपको नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर। अगला क्वेश्चन है, साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? साउथ अमेरिका महाद्वीप के सबसे हाईएस्ट पीक कौन है? तो माउंट एकांगुआ है, माउंट एकांगुआ। साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे हाईएस्ट पीक कौन है? तो माउंट एकांगुआ है, माउंट एकांगुआ। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे हाईएस्ट पीक कौन है? तो किलिमंजारो है। अफ्रीका महाद्वीप का कौन हाईएस्ट पीक हो गया? किलिमंजारो। साउथ अमेरिका के माउंट एकांगुआ का माउंट एकांगुआ। यूरोप महाद्वीप के हाईएस्ट पीक कौन है? तो यूरोप महाद्वीप का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रूस है। माउंट एल्ब्रूस जो है आपको यूरोप महाद्वीप का सबसे हाईएस्ट पीक जो है माउंट एल्ब्रूस है। एशिया का पूछेगा सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो एशिया का माउंट एवरेस्ट है। एशिया का सबसे हाईएस्ट पीक आपको माउंट एवरेस्ट है। अंटार्कटिका के सबसे हाईएस्ट पीक कौन है? तो माउंट विल्सन मैसिव जो है, माउंट विल्सन मैसिव जो है अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसका श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर वैज्ञानिक और खोज के लिए यह क्षेत्र महाद्वीप जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो है सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो कोइस्को पर्वत है। कोइस्को पर्वत जो है, कोइस्को पर्वत आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे हाईएस्ट पर्वत है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए इस प्रकार से
मेधांशी सीरीज का यह लास्ट क्वेश्चन था और यह मेधांशी सीरीज एंड होता है। और यह पार्ट जो था पार्ट 3 देख रहे थे मेधांशी सीरीज का। बहुत बहुत धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि उन तक ये नोटिफिकेशन मिल जाए। और पहली बार आप चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत में। अपना ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको।